हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही हटकर टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं, बल्कि लिखित परीक्षा के एक कदम आगे जाकर मैं बातचीत करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे कई जो साथी हैं, आप लोगों के मित्र हैं और लगातार हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। आशीष गुप्ता का एक निवेदन था कि जो भी आयोग में इंटरव्यूज हो रहे हैं उन पर एक वीडियो लेक्चर बनाइए, ताकि जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं जिनको पहली बार इंटरव्यू देने जाना है और उनको अनुभव नहीं है, ताकि उन्हें एक गाइडेंस मिले। तो उनके आग्रह को मैंने स्वीकार किया और बहुत सारे छात्रों के मन में इस तरीके के सवाल रहे होंगे, क्योंकि क्लास में कोई एक ही दो बच्चे सवाल पूछते हैं और बाकी उन सवालों के आधार पर जो जवाब मिलता है उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब भी आप यूपी पीजीटी का इंटरव्यू देने जाएंगे उसमें आपको इसका लाभ मिलेगा। यूपी हायर एजुकेशन, जीडीसी, जीआईसी और जितने भी केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यूज होते हैं उनके दृष्टिकोण से आज का लेक्चर महत्वपूर्ण है। हाँ, जो डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो वो सुनकर दूसरे को बता सकते हैं। बाकी यूपी टीजीटी में भी इंटरव्यू नहीं है, तो उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जितने भी लोग प्रवक्ता बनेंगे आगे चलकर, वो किसी न किसी इंटरव्यू वाले एग्ज़ाम में ज़रूर जाएंगे और अच्छी जगह नौकरी करेंगे। मैं तो ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। बहुत सारे आयोगों का इंटरव्यू शुरू हो गया है और आगे होगा भी कई आयोगों का। इसमें सबसे पहले जिस आयोग का नाम मैं लेने जा रहा हूँ उसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग, जो कि इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है और काफ़ी तेज़ी से इंटरव्यूज़ के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो बहुत लोग प्रतीक्षारत होंगे कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें। तो ख़ास तौर से मेरा जो फोकस है वो लिखित परीक्षा और प्लस इंटरव्यू का अंक जिन परीक्षाओं में जोड़ा जाता है उन्हीं पर है, ठीक है। वरना बहुत सारा इंटरव्यू जो तो विश्वविद्यालयों के चयन प्रक्रिया में भी होता है, तो वो उस पर कभी अलग बात करेंगे। लेकिन इसमें हम वहीं बात करेंगे जहाँ पे कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स जोड़ा जाए और जो प्रतियोगी या प्रतिभागी उसमें शामिल होने जा रहे हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि अगर लिखित परीक्षा का जो कट ऑफ बना तो वो मेरे हाथ में था, मैं वहाँ तक गया। फिर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करें और आखिर में चयन हो तो उनको एक लगे कि ये सब हमने अपने से पाया है, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं आज बातचीत करूँगा कि लिखित परीक्षा तो आप पास कर लेंगे, आप मेरिट कट ऑफ में भी आ जाएंगे, तो कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें। कई बार जो पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं उनके सामने एक खुशी भी होती है और भय भी उत्पन्न होता है कि कैसे इंटरव्यू फेस किया जाए। तो जैसे ही डेट निर्धारित हो जाती है तो पहले जो समस्या आती है कि ड्रेस कैसा पहन कर जाएं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हों चाहे फीमेल कैंडिडेट हों। ड्रेस को लेकर उनके दिमाग में थोड़ा सा उधेड़ बुन होती है। मुझे भी जब इंटरव्यू देना था तो काफ़ी था कि किस तरीके का कलर चुने, ताकि कई बार क्या होता है कि जो इंटरव्यू देने की तैयारी करते हैं उनको लगता है कि कपड़े की वजह से ही चयन होता है। हाँ, एक इसमें फैक्ट है कि कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिससे थोड़ा सा सज्जनता दिखाई दे और लगे कि ये इस पद के लिए अनुकूल टाइप का कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। तो ड्रेस को लेकर परीक्षार्थियों में थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो अमूमन जो मैंने इंटरव्यू देखा और जिसमें शामिल रहा उसमें देखा कि हल्का आसमानी रंग का शर्ट और कार्बन ब्लू पैंट ये ज़्यादातर चलता है। कई बार तो आप इंटरव्यू में जहाँ पर प्रतीक्षालय रहता है वहाँ पर जाएंगे तो लगेगा कि कोई क्लास चल रहा है यहाँ पर, या फिर एक ही क्लास के सारे बच्चे बैठे हों, क्योंकि सबका कपड़ा थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है और बाकी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो मैं बस ये कहूँगा कि जो कलर आपको अच्छा लग रहा हो, जिसमें थोड़ी सी शालीनता हो, और उस कलर का कपड़ा आप पहन सकते हैं। देखने में अच्छा लगे तो उसी टाइप का कपड़ा पहनिए। बहुत ज़्यादा इसको लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो वो अगर साड़ी में अपने को कंफर्ट महसूस करें तो साड़ी पहने, वरना सूट में उनको अच्छा लग रहा है तो सूट भी पहन के जा सकते हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि ख़ास तौर से जब आप एकेडमिक्स का इंटरव्यू देने जाते हैं तो मन में आता है क्या उसके साथ सूट इत्यादि भी पहनना पड़ेगा, टाई भी लगाना होता है। तो मैंने ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ देखे हैं या फिर दिए भी हैं तो उसमें सामान्यतः लोग शर्ट और पैंट ही पहनते हैं, और जो भी कंप्लीट जो ड्रेस होता है इंटरव्यू का, बहुत कम लोग होते हैं जो सूट और टाई इत्यादि लगा के जाते हैं। खासतौर से हिंदी विषय के जो इंटरव्यू देने जाते हैं वो सामान्य रूप से ही रहते हैं। अगर उसमें से कोई थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो कई बार वो हास्यास्पद का शिकार हो जाता है। लोग उसके शर्ट को देख के अलग तरीके का कमेंट्स भी करते हैं। अगर वो सुन लेता है तो हो सकता है बुरा भी लगे। तो कई बार कॉन्फिडेंस बढ़ाने के चक्कर में कॉन्फिडेंस लो होने लगते हैं, और जहाँ पर 100 परीक्षार्थी जा रहे हैं उसमें से 90 सामान्य रूप से जा रहे हैं और 8-10 जो कि सूट टाई में जा रहे हैं, तो जो बोर्ड होता है वो भी थोड़ा सा उसको अजीब टाइप का रिएक्ट उसको लेता है। थोड़ा सा भिन्नता तो रहती है। तो फिर एक चीज़ कहूँगा जिसमें आप कंफर्ट महसूस करें वही पहन कर जाएँ, लेकिन जो औसतन मैंने देखा है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सामान्य रूप से ये लोग पहन कर जाते हैं, ठीक है। एक बार इसी तरीके से मैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देने गया था। तो उस दिन BCA का भी इंटरव्यू था, MCA जिन्होंने किया था, और हिंदी का भी था। तो हिंदी के जो इंटरव्यू देने वाले इंटरव्यूअर थे वो सामान्य रूप से पहन कर गए हुए थे। उसमें से एक कैंडिडेट था जो कि पूरा सूट टाई इत्यादि लगा कर आया हुआ था। तो कई बार मैंने लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना कि क्या ये MCA का कैंडिडेट है या फिर हिंदी का है, और हिंदी वाले उसको MCA का समझ रहे थे और ये MCA वाले उसको हिंदी वाले का समझ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से पहनावों को लेकर काफ़ी कई बार लोगों का अगर अलग तरीके का दिखता है तो भी दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो सामान्य ही आप तैयारी करके जाएं कपड़े के मामले में। एक अच्छा सा शर्ट पैंट सिलवा लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा हो और देखने में अन्य लोगों को भी अच्छा लग रहा हो। दूसरी बात यह है कि जब आप जाइए तो अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करके रखिए। 3 सेट में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेकर जाइए। कई बार आप फ़ोटोकॉपीज लेके पहुंच जाते हैं इंटरव्यू के दिन, लेकिन ओरिजिनल प्रमाण पत्र छूट जाता है घर पे, तो सबको एक जगह इकट्ठा कर कर ले जाइए। अब जब इंटरव्यू जिस दिन देने जाइए उसके पहले से तो आप तैयारी करते रहेंगे। तैयारी में सबसे बड़ी बात आती है कि क्या पढ़ें, क्योंकि लिखित परीक्षा में तो आपने पूरा बता दिया है कि भाई मैं हिंदी साहित्य का इतिहास भी जानता हूँ, हिंदी भाषा, काव्य शास्त्र, व्याकरण, जितना भी है सब कुछ आप अपने डिग्रीज के माध्यम से बताते हैं। लेकिन इंटरव्यू जब होता है तो उसमें आपके व्यक्तित्व का परीक्षण तो किया ही जाता है। उस दोबारा से भी सवाल पूछे जाने लगते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, हिंदी भाषा विज्ञान से, काव्य शास्त्र से, सामान्य हिंदी व्याकरण से। कई बार लगता है कि PhD इत्यादि हमने कर लिया तो व्याकरण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरव्यूज में छोटी छोटी चीज़ों को भी एक्सपर्ट्स पूछने लगते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा हिंदी साहित्य का इतिहास A to Z, और भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और सामान्य हिंदी, अलंकार, छंद, इसमें आप स्पेशली देखकर जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि कई बार इंटरव्यू हम देने जाते हैं तो जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि आप जहाँ से संबंध रखते हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं और गाजीपुर से हैं या फिर वाराणसी से हैं, तो वहाँ के साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो भी चीज़ें हैं उनको आप ध्यान में रखिए। कई बार जो एक्सपर्ट्स होता है हो सकता है कि उस एरिया को ज़्यादा अच्छे से जान रहा हो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस खास स्टेट्स के बारे में ही न जानकारी रखें जहाँ पर इंटरव्यू देने जाना है, बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, अपने आसपास के जो भी वातावरण है, गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखें। कई बार कुछ ज़िलों को साहित्यकारों के नाम से जाना जाता है, कुछ ज़िलों को खास राजनेताओं के वजह से जाना जाता है, तो उनके बारे में भी जानकारी रखिए। एक मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही एक इंटरव्यू देने गए थे। तो वहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश के बारे में खूब GSG के पढ़ कर गए हुए थे। कौन नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, और कौन ज़िला किस चीज़ के लिए जाना जाता है, सब कुछ एकदम तैयार करके गए थे कि कहीं से भी पूछा जाएगा हम उसको बता देंगे। लेकिन एक कैंडिडेट गया हुआ था, वो आजमगढ़ का रहने वाला था, तो उससे सवाल आजमगढ़ से होने लगे कि आजमगढ़ की साक्षरता दर कितनी है, या फिर
आजमगढ़ के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं तो उनके बारे में बताइए, या फिर श्याम नारायण पांडे के बारे में बताइए, या आजमगढ़ की जो भी राजनीतिक साहित्यिक गतिविधियाँ रही हैं उनके बारे में चर्चा होने लगी। तो कई बार क्या होता है कि जब आप अपने एरिया के बारे में नहीं बता पाते हैं तो बड़ा ही हतोत्साह टाइप का होता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और जब इंटरव्यू देने जाएंगे आप तो बोर्ड का मैं बता दे रहा हूँ कि कम से कम 4 से 5 लोग वहाँ पर रहते हैं बोर्ड में। एक मेंबर रहेंगे और हो सकता है कि 3 या 4 एक्सपर्ट्स रहें। सारे एक्सपर्ट्स एकदम आपसे सवाल पूछने के लिए उतावले रहते हैं। कुछ उसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे जो कि आपके आंसर्स को हो सकता है कि उसको हमेशा बोलें कि ये आप सही नहीं बोल रहे हैं, ये आप गलत बता रहे हैं। तो आप अगर कॉन्फिडेंट हैं अपने उत्तर को लेकर तो उनका तर्क वितर्क कीजिए। वरना कई बार क्या होता है कि आप ईमानदारी से बता दीजिए कि मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, आगे इस पे एक संभावना आपके उत्तर में दिखे कि इस पर हम विचार करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आजकल के एक्सपर्ट्स तुरंत ईगो पे ले लेते हैं चीज़ों को। अगर आप उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत आपको दूसरा प्रश्न पूछ के उसमें फिर इधर फंसाने की कोशिश करेंगे, और जो आपका पॉजिटिव वहाँ पर इंटरव्यूज होना चाहिए था वो धीरे धीरे निगेटिव की तरफ चलने लगता है। ठीक है, तो आप ऐसा मतलब वहाँ पर अपना उत्तर पेश कीजिए ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। सही बात तो ये है कि पूरा आपको कोई 10-15 मिनट में नहीं जज कर सकता है। बस यही देखने की कोशिश होती है कि आजकल के जो बच्चे हैं या फिर आजकल की जो परीक्षा की प्रणाली है वो ऑब्जेक्टिव हो चुकी है। तो ज़्यादातर हम रचनाकार को याद करते हैं, उसके जन्म मृत्यु कितनी रचनाएं हैं, ठीक है, पूरा एकदम ईयर वाइज याद कर लेते हैं। लेकिन जब बोलना होता है तो हम अपने आंसर को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। 5-10 मिनट आज की पीढ़ी को बोलना पड़े, खासतौर से जो ऑब्जेक्टिव पीढ़ी आ रही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो गिने चुने इंटरव्यूज हो रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा बोलने के लिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। बोलने के लिए सारे लोग बोलते हैं, लेकिन सवाल कुछ पूछा जाता है और उसका उत्तर कुछ देने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि असंतुलन होने लगता है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उसको लगता है कि मैंने ये सवाल पूछा था और जवाब तुम ये दे रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा आपस में संवादात्मक और विवादात्मक स्थिति वहाँ पर खड़ी होने लगती है। तो इस चीज़ को संतुलित करने के लिए जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं उन्हीं को आप तब तक के लिए सही मान लीजिए। बाकी कई बार क्या होता है कि अगर उन्हीं को समझाना शुरू कर देंगे तो फिर आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पूरा मार्क्स उन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं वो सामान्य तौर पे हो सकता है कुछ जनरल स्टडीज टाइप का सवाल पूछ दें, या फिर जो भी आपके एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब आप कैसे दे रहे हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट तरीके से थी। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो पहले से 1-2 टॉपिक्स ज़रूर अपने दिमाग में आप बैठा लें, ताकि आपको अगर मौका दिया जाए कि आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन है पढ़ाने के लिए ही इंटरव्यू देने गए हैं, तो आप तुरंत तैयार हो जाएं कि हाँ मैं फलां टॉपिक पर पढ़ाना चाहता हूँ। कई बार टॉपिक्स दिए जाते हैं, ज़्यादातर टॉपिक्स खुद से ही बताकर पढ़ाना पड़ता है। तो आप कोई छोटी चीज़, जो कोई छोटी कविता या फिर प्रसिद्ध कोई कहानी हो, ठीक है, या प्रसिद्ध लेखक हो, उस पर एक छोटा सा लेक्चर तैयार कर लीजिए और अच्छे से इसको आप वहाँ पर प्रस्तुत कर दीजिए। तो इंटरव्यू के पहले ये काम आपको करके जाना होगा। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो पीएचडी के टॉपिक्स को एकदम से आपको क्लियर करना पड़ेगा। और आपने अगर आर्टिकल लगाया हुआ है, कई आपने आलेख छपवाए हैं या आपके प्रकाशित हुए हैं, तो उन आलेखों को भी ध्यान में रखिए। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट हम आर्टिकल अपना लेकर चले जाते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं, और कई एक्सपर्ट जो होते हैं आपका आर्टिकल उलटते पलटते रहते हैं, उन्हीं में से कोई सवाल पूछ देंगे कि आपने, या फिर कई बार पूछा जाता है कि आपके, तो मान लीजिए 10 आलेख प्रकाशित हुए हैं तो उनमें सबसे अच्छा आलेख कौन है। मुझे याद है कि हमारे एक मित्र करीब 50 आलेख प्रकाशित करवाए थे और इंटरव्यू में गए और एक्सपर्ट्स उनसे कहा कि सबसे अच्छा आपका आलेख कौन सा है इसमें। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो सारे अच्छे ही हैं। जैसे दुकान पर आप जाते हैं तो कोई ये नहीं बोलेगा कि फला प्रोडक्ट मेरा कमज़ोर है या फिर ख़राब है, उसके लिए सारे बराबर होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव होता है,
तो वो इस तरीके के भी सवाल पूछते हैं। तो आपके टॉप 5 जो अच्छे आलेख हैं जिनसे आप संतुष्ट हैं, उनको अपने दिमाग में हम रख के चलिए। और कई बार मैंने देखा है कि जो इंटरव्यू देने जाते हैं लोग, उनको लगता है कि पीएचडी से ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, पीएचडी कई बार शुरुआत में अगर पीएचडी से सवाल पूछे जाने लगे और बहुत अच्छा आपने जवाब देना शुरू किया तो हो सकता है कि पीएचडी तक रहें। नहीं तो कई बार एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आपने तो इस पर रिसर्च किया होगा तो इस पर ज़्यादातर सवाल नहीं पूछते हैं। चलिए अब काव्य शास्त्र पर बताइए, ठीक है। काव्य दोष क्या होता है, काव्य गुण क्या होता है, अलंकार का उदाहरण सहित बताइए कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फंसाने वाले सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो अपना पीएचडी का तो क्लियर रखिए ही, बाकी अन्य जो हिंदी में सिलेबस खासतौर से यूजी पीजी में लगे रहते हैं उनके आधार पर भी तैयारी कर चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो भी मुझे टिप्स देने में सही लगा उन बिंदुओं पर मैंने फोकस किया कि आपको ड्रेस जिसमें जो कपड़ा आपको अच्छा लगे और थोड़ी सी उसमें शालीनता हो उसको पहन कर जाइए। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा क्लियर रखिए, 3 सेट में रखिए और पूरी फुल तैयारी कर जाइए। पीएचडी का भी पढ़िए, अपना आर्टिकल भी पढ़िए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और सामान्य हिंदी व्याकरण, इनको भी ध्यान में रख कर जाइए। और एक या 2 टॉपिक्स अपना क्लियर कर लीजिए कि इस पे जैसे ही मौका मिलेगा पढ़ाने का तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले थोड़ा सा ठंडा गर्म ये सब खाने पीने से परहेज़ कीजिए, क्योंकि एक बार की घटना है कि मेरा खुद गला बैठ गया था। तो इंटरव्यू के दिन क्या होता है कि बोलना होता है, लिखने वाला चीज़ रहता तो काम चल जाता। तो ऐसा खान पान पर ध्यान रखिए कि अगर गर्मी में आपका इंटरव्यू हो रहा है तो ये ना कि तुरंत कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लें फिर इसके बाद कुछ जाके चाय पी लें। तो इस तरीके से क्या होता है कि गले में खराश इत्यादि, कई लोगों को एलर्जी रहती है, तो उन लोगों के लिए खास मैं इस चीज़ की तरफ संकेत कर रहा हूँ कि ध्यान रखें। और बाकी तो इंटरव्यूज का कोई सिलेबस नहीं होता है, आपके मुस्कुराने पर भी नंबर मिल सकते हैं और आपके बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस करने के बाद भी नंबर नहीं मिल पाते हैं कई बार। तो ये काफ़ी समय और सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। तो उम्मीद है कि इन एक्सपीरियंस के आधार पे आप इंटरव्यू देने जाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, स्वस्थ रहते हुए इंटरव्यूअर के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अभी जो बिहार राज्य लोक सेवा आयोग जो विश्वविद्यालय का इंटरव्यू हो रहा है, ये 3-4 महीना चलेगा। अभी हिंदी का तो हमको लग रहा है थोड़ा सा लेट में ही होगा, लेकिन फिर भी प्रॉपर वे में अपनी तैयारी करते रहिए और कॉन्फिडेंस बना कर रखिए। समय समय पे हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार करता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।